नमस्ते दोस्तों। हिंदी वर्णमाला, उसमें जो वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और उनके आगे कितने प्रकार होते हैं, इन सभी पर हम आपके साथ 2-3 लेक्चर शेयर कर चुके हैं। और उसी सीरीज में आगे अब हम आपके पास एक और लेक्चर लेकर आ रहे हैं, लेक्चर 8, जिसमें हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, जो होंगी अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियां और अघोष सघोष ध्वनियां। और साथ साथ इसमें हम उच्चारण स्थान जो होते हैं वर्णों के, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और चिंता मत कीजिए, हमने आपको कहा था कि हम आपके साथ अभ्यास प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे, तो चिंता मत कीजिए। इससे जो अगला लेक्चर है उसमें जितने भी अभी तक हम वर्ण व्यंजन पर चीजें पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो उन सभी को मिलाकर एक प्रॉपर आपके साथ हम अभ्यास प्रश्न का जो सत्र है वो शेयर करेंगे। और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जरूर इंक्लूड करेंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिसमें हम मेंस, एलाइड के और आपके पास सबॉर्डिनेट के, नायब तहसीलदार के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से इस विषय को समझ लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो लेक्चर नंबर 8 है, इसको भी आप ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। और पीछे वाले जो 2-3 लेक्चर हैं उन्हें भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इससे अगला जो लेक्चर है अर्थात लेक्चर नंबर 9, वो ये डिसाइड करेगा कि आपको इस विषय की नॉलेज कितने अच्छे से है। चलिए, तो प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से हम हिंदी वर्णमाला को देखते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जैसे अगर हम व्यंजनों की बात करें, जैसे स्वरों के बारे में हम काफी पढ़ ही चुके हैं। एक बार ना आप इन्हें बोलकर देखिए। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ। तो आपने एक पैटर्न जो है वो नोटिस किया। जब भी हमने क, ग को बोला, ऐसा लगा कि हमने बहुत आराम से बोल दिया, क, ग, बहुत इजीली। लेकिन जब हमने ख, घ बोला, तो ऐसा नहीं लगा कि आपने अंदर से बहुत जान लगाकर बोला है, बहुत मतलब प्रेशर देकर बोला है, बल देकर बोला है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं पर ये जो हिंदी के नियम हैं वो बन जाते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से पता चलता है कि इन पर्टिकुलर चीजों को क्या कहते हैं। और एक और पैटर्न भी नोटिस कीजिए, जैसे है क, ख। आप ऐसा करिए, अपना जो गला है, जहां पर भी आप बैठे हैं, जैसे भी आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपना जो गला है उसे एक बार थोड़ा सा पकड़ लीजिए ऊपर की तरफ से, और फिर इन वर्णों को बोलने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि जब आप क, ख बोलते हैं तो इतना अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ग या घ बोलेंगे या ण बोलेंगे, तो स्पेशली इन तीनों में आपको थोड़ा सा ना गले को छोड़ना पड़ेगा। बहुत टाइट गले से आप इन्हें नहीं बोल पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसी समानता है जो कि इन दोनों में है, और कुछ है जो इन तीनों में है। तो अर्थात आपने देखा कि कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, जो कुछ पैटर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं, और उन्हीं पैटर्न्स को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं बेसिकली ये जो पैटर्न बता रहे हैं वो किस आधार पर आया। वो आया व्यंजनों का जो हमने वर्गीकरण किया। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या कहा था, कि जो व्यंजन होते हैं कुछ जैसे स्पर्श व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो हमने बहुत प्रकार से जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया। पार्श्विक स्वर हैं, लुंठित ध्वनियां हैं, बहुत सारी चीजें की। उसी प्रकार अब दो मेन जो कैटेगरीज हैं उनमें हम सभी व्यंजनों को बांटने जा रहे हैं, जो दो प्रकार से हैं। पहला प्रकार है श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास का मतलब क्या होता है? सांसें, प्राण। क्योंकि सांसें ही क्या होते हैं? आपका जीवन है। सांसें ही आपको जीवन देती हैं। अगर चेक करना है कि इंसान मृत है या अभी जीवित है, तो हम कैसे देखते हैं कि इस इंसान में प्राण है या नहीं, ये इंसान सांसें ले रहा है या नहीं। तो इसलिए जो श्वास है, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं जैसे कि प्राणता के आधार पर हम कहते हैं ना, महाप्राण और अल्प प्राण। तो उसे हम प्राण इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो श्वास पर आधारित है। तो अब देखिए कि प्राणता के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। प्राण का अर्थ है श्वास वायु, जो हम सांसें ले रहे हैं। तो अब डेफिनेशन देखिए, याद रखिए कि ये कोई एमसीक्यू वाला पेपर नहीं है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें आपका एक एक शब्द देखा, पढ़ा और समझा जाएगा।
एक भी शब्द आपने गलत लिखा उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए चाहे छोटी सी डेफिनेशन लिखिए, आसान सी डेफिनेशन लिखिए, लेकिन सही लिखिए। मेन बात यह है, जरूरी नहीं कि आपको बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत बड़ी बड़ी सी परिभाषाएं देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण सी परिभाषा दीजिए लेकिन सही दीजिए। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे इस चीज को, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण, और जिनमें श्वास बल का प्रयोग कम होता है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अब जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है, यानी जिन्हें बोलने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें पंच वर्गों में ये जो पंच वर्ग कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन सभी में दूसरी और चौथी ध्वनियां जो हैं वो महाप्राण हैं। आप मैंने बताया था ना आपको, जैसे मैंने बोला था क, ख, ग, घ, तो जो ख और घ है वो सेकंड और फोर्थ कॉलम है। तो उससे जब हम बोलते हैं बहुत हमें अंदर से बल लगाना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें हम महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। और याद रखिए, ये याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक भी है। आगे हम आपको सारे वर्ण एक साथ दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे, बट फिर भी आप याद रखिए, कॉलम वाइज अगर आप याद रखेंगे, जो सेकंड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है वो सारी ध्वनियां महाप्राण होती हैं। तो जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, खुद बोलकर देखिए आप। और क्या है ना कि आप देखिए, रट्टा लगाने से क्या होता है कि आप कभी कभी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार ये चीज समझ ली कि महाप्राण का मतलब हुआ, महा मतलब कि बहुत ज्यादा प्राण लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा श्वास वायु लगानी पड़ रही है, तब फिर आप डेफिनेशन अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, परिभाषा। और जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी आप सेम टू सेम वैसी लिखें, लेकिन आपको अगर नियम सही से पता है उसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, वो भी मान्य है। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि हमें किसी का कोट जो है वो वहां पर लिखना है कि हमें वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिखना है, लेकिन परिभाषा सही लिखनी है। उसी प्रकार वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण है। डेफिनेटली 5 कॉलम ही होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ण। तो 5 कॉलम हुए, उसमें से जो सेकंड और फोर्थ कॉलम है वो आपका महाप्राण हुआ। तो बाकी कौन से बचे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम, तो वो तीनों जो हुए वो आपके अल्प प्राण हुए। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो आप पाएंगे जब आप ये वर्ण बोलते हैं, क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब, बहुत इजीली बोल जाते हैं, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। तो ये होते हैं सिंपली आपके अल्प प्राण और महाप्राण। और इनकी अगर मैं एक बार और आपको डेफिनेशन थोड़ा जैसे कहते हैं कि ओपन इस तरह से आपको दिखाऊं, जैसे वहां पर आपको लगा होगा थोड़ा टाइट लिखा हुआ है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं, और जिनके उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने कोई और परिभाषा लिखी है, पीछे कोई और परिभाषा लिखी थी। आपको इन दोनों में से जो भी परिभाषा सरल लगे वो आप वहां पर लिख सकते हैं पेपर में, वो गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। पेपर में क्या होता है, वहां पर आपको ना एक पर्टिकुलर चीज दी जाती है कि इसकी परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। लिखा होगा महाप्राण ध्वनियां। अब वहां पर ध्वनियां लिखा है, इसलिए आप वहां पर जब भी परिभाषा लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि जिन ध्वनियों के, जिन वर्ण ध्वनियों के उच्चारण में, और अंत में लिखेंगे कि उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। फिर आप ये नहीं लिख सकते कि उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वहां पे ध्वनियां पूछी गई हैं, और ध्वनियों में केवल व्यंजन नहीं वर्ण भी आते हैं। तो पेपर में आपको ध्यान रखने की लैंग्वेज क्या दी हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ निर्देश भी ध्यान से पढ़ने हैं, क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, कि आपसे महाप्राण व्यंजन की डेफिनेशन पूछी गई है या महाप्राण ध्वनियों की। क्योंकि ध्वनियों की पूछी गई है तो आप ध्वनियां लिखेंगे, व्यंजन पूछे गए हैं तो व्यंजन शब्द। अंतर कितना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा कि ध्वनियों की जगह व्यंजन लिखना है, दैट्स इट। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं, और उससे क्या होता है कि सिली मिस्टेक के कारण आपके मार्क्स कट जाते हैं, और ये चीज आपको नहीं करनी है। तो प्लीज इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा और ऐसी गलती मत करिएगा। अब देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां, जैसे मैंने कहा था, हमने कहा था ना कि अल्प प्राण जो है वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम है, और आपका जो महाप्राण है वो आपका सेकंड और फोर्थ कॉलम है। लेकिन ये जो रूल था ये कितनों के लिए था, सिर्फ आपके जो 5 वर्ग हैं ये वाले, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जैसे क,
ख, ग, घ और ण। तो इसलिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम यहां पर आएगा, सेकंड और फोर्थ कॉलम महाप्राण में आएगा। अब बात आती है जो उसके आगे के हैं, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, कि जिन ध्वनियों को बोलने में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होना मतलब हमने ज्यादा बल लगाकर बोला, सिंपल सी बात है। तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली जो आपके ऊष्म व्यंजन है, श, श, स, ह, जिन्हें बोलने में हम ज्यादा जोर लगा रहे हैं, वो सभी के सभी आपकी महाप्राण ध्वनियां हैं। ये सिंपली आप याद रख सकते हैं। और दूसरी तरफ य, र, ल, व, अंतस्थ, जिन्हें हमने अंदर से बोला, य, र, ल, व, बहुत इजीली बोल दिया, क ग की तरह, य, र, ल, व। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा अधिक बल नहीं लगाना पड़ा, तो इसलिए जो य, र, ल, व है अंतस्थ व्यंजन, वो आपके अल्प प्राण है, और जो ऊष्म व्यंजन है वो आपके महाप्राण है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं आगे। पीछे हमने पढ़ा था व्यंजनों का जो वर्गीकरण है प्राण वायु के, प्राण के आधार पर, प्राणता के आधार पर। दूसरा है अब प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न मतलब क्या होता है? कोशिश, कि आप व्यंजन को किस प्रकार से बोलने की कोशिश करते हैं। तो उसके आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं, घोष और अघोष। अब यहाँ पे चाहे घोष लिखिए चाहे सघोष लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही होगा, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, या फिर घोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियां, दोनों का मतलब एक ही है। और अघोष मतलब जिसमें घोष नहीं है। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्रियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब प्रयत्न का मतलब क्या है? जब आप कोई भी ध्वनि बोलते हैं, आप कहां से बोलते हैं, पहले तो ये बताइए। जब भी आप कोई ध्वनि बोलते हैं ना, वो जैसे हमने कहा था कि स्पर्श व्यंजन, आपके मुंह के जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं टच करें, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी आवाज है वो तो गले से ही आती है ना, आवाज आपकी गले से ही आएगी। और उसको क्या कहते हैं? स्वर तंत्रियां। स्वर को निकालने का के जो तंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और स्वर हमारे कहाँ से निकलते हैं? स्वर या ध्वनियां जो भी आप कहें, वो गले से निकलते हैं। तो अब गले की स्थिति कैसी है? तो इस दृष्टि से व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, घोष और अघोष। अब घोष का मतलब क्या होता है? नाद या गूंज। हम कहते हैं ना कि ये तुम्हारा विजय घोष है। जैसे कोई युद्ध में जीत कर आता है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ढोल नगाड़े वो बज रहे होते हैं, हम कहते हैं ये विजय नाद है या विजय विजय घोष है। तो घोष का मतलब क्या होता है? बहुत, जिससे शोर हो, कंपन हो। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज होती है या स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। कैसे? अब इसके लिए याद रखिएगा, इसका भी एक छोटा सा रूल है। पीछे जैसे हमने कहा था कि जो सेकंड और फोर्थ कॉलम है वो आपकी महाप्राण है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम जो है वो आपके अल्प प्राण है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रूल है आपकी ईज के लिए। अघोष ध्वनियां कौन सी हैं? फर्स्ट और सेकंड कॉलम। और जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम है वो आपके सघोष या घोष ध्वनियां हैं। कैसे? आप पहले ना क ख, जो मैंने आपको बताया था, गला पकड़ लीजिए ऊपर से और आप बोलिए क ख। अब मैंने अपना गला पकड़ा हुआ है और फिर बोला है, तो क ख वो आप बोल पाते हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे ग घ ण, आपको लगेगा ये अंदर से आ रहा है, ज्यादा अंदर से, मतलब क ख बोलते वक्त भी अंदर अंदर से ही आवाज आएगी, लेकिन ग घ ण ये बोलने में आपको ज्यादा अंदर तक, जैसे कहते हैं कि जाना पड़ेगा, ज्यादा अंदर से, मतलब वो प्रेशर करना पड़ेगा। तो और याद रखिए पीछे जो था वो था कि बल कितना लग रहा है, लेकिन यहां पर है कि आप अंदर अपने कितने जा रहे हैं, उस प्रकार से। फिर च छ, आपने ऐसा लगा कि ऊपर ऊपर से बोल दिया च छ, लेकिन ज झ य ऐसा लग रहा है ज्यादा अंदर जा रहे हैं। तो बेसिकली ये मानिए आप कितने अंदर से बोल रहे हैं वो स्वर, वो ध्वनि। तो जैसे है क ख, आपको ऐसा लगा कि जैसे आपका जो मुंह है ना, उसके पीछे वाले पार्ट से, मतलब जीभ के पीछे वाले पार्ट से आपने बस ऐसे ही बोल दिया। लेकिन जब आपको ग घ बोलना पड़ा तो ऐसा लगा जैसे आप दिल से, मतलब और नीचे से बोल रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई उदाहरण लेते हैं तो वो बहुत ही समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। फिर है जैसे ट ठ, पहले दो जो कॉलम है ट ठ, इजीली हमने आगे से बोल दी, लेकिन ड ढ ण अंदर से, और अंदर से हमें बोलना पड़ रहा है। और ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो भी इसी का ही एक हिस्सा है। तो ढ़ ढ़ ये भी हमने ज्यादा अंदर से बोला, तो इसलिए ये भी घोष या सघोष ध्वनियों में आएंगी।
तो इस चीज को याद रखिएगा। और तीसरा श श स, ये जो श श स है ऊष्म व्यंजन, ये आपके अघोष आएंगे। चाहे ये महाप्राण है क्योंकि इन्हें बोलने में अधिक वायु निकलती है, लेकिन ये अघोष है क्योंकि हम ऊपर ऊपर से ही बोल देते हैं श श स, जल्दी जल्दी हमने ऐसे ही ऊपर से बोल दिया। लेकिन य र ल व ह, ह तो स्पेशली हमारी स्वर यंत्रीय उच्चारण स्थान है इसका, जब हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन य र ल व, ये चारों जो है वो हम ज्यादा अंदर से बोलते हैं। तो बस अघोष और सघोष, इन दोनों में क्या अंतर है? अघोष वो हैं जिसके लिए आपको ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आप बोल सकते हैं। लेकिन घोष या सघोष ध्वनियां वो हैं जिन्हें बोलने के लिए आपको ज्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा अपने, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा परिभाषा की ओर जाएंगे तब तो फिर आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे कि भाई अब इसको मतलब किस तरीके से लिखें या किस चीज से अच्छे से समझें। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी खैर सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। अगर आप बोलने में इनकी कोई और ट्रिक अपने अंदर समझ रहे हैं तो डेफिनेटली उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने जो पढ़ा महाप्राण और अल्पप्राण ध्वनियों का, घोष और सघोष ध्वनियों का, उसको एक बार एक कंप्लीट चार्ट में दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने थे? 25 थे, क से लेकर म तक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें अब देखिए, सबसे पहले हमने एक तो उच्चारण स्थान लिखा है। जैसे कंठ्य, जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ्य होता है, गला। तो क ख ग घ ण। अब इसमें देखिए यहां पर प्रॉपरली हमने लिखा है। अब सबसे पहले अघोष देखिए, अघोष ध्वनियां पहले 2 कॉलम है, यानी कि ये जो सारी हैं ये सारी अघोष हैं, ये सारी। और जो है बाकी की 3 सघोष, सघोष और ये भी आपकी सघोष ही आएगी। तो इसलिए ये भी सघोष है, ये भी सघोष है और ये भी सघोष है। उसी प्रकार अल्पप्राण, मैंने बताया था ना, महाप्राण जो है वो आपका 2nd और 4th कॉलम है, और 1st, 3rd और 5th ये जो हैं ये आपके अल्प प्राण हैं। कि जैसे क ग और ण ये आपके अल्प प्राण हैं, 2nd और 4th ये आपकी महाप्राण ध्वनि है। और पेपर में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ध्वनियां अघोष और महाप्राण है। अब अघोष और महाप्राण, अब महाप्राण है तो 2nd या 4th कॉलम तो आएगा ही आएगा, और अघोष है यानी कि 1st या 2nd में से आएगा, तो 2nd और 4th। तो अघोष महाप्राण कौन सी है? ये। और सघोष महाप्राण कौन सी हैं? सघोष महाप्राण है आपकी ये। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कभी आप मत भूलिएगा। और बाकी ये वाला जो चार्ट है ये आई गेस आपको क्लियर हो गया, इसको और अच्छे से पढ़िएगा। फिर आता है स्पर्श व्यंजन के बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व। और हम ये कह चुके हैं हम ये अंदर से बोलते हैं य र ल व, तो ये आपके सघोष हैं लेकिन अल्प प्राण है, क्योंकि इन्हें बोलने में अधिक वायु नहीं निकलती है, जैसे य र ल व। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना पड़ा, य र ल व, चाहे आपने अंदर से बोला लेकिन बहुत बल लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। अब ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आपके महाप्राण तो होंगे ही होंगे। तो महाप्राण तो हैं, लेकिन ये जो है पहले 3 श श स ये आपके अघोष हैं, और ह जो है वो आपका सघोष है। याद रखिए, इसमें आपको अंतर करना है, याद रखना है। बाकी ये जो पीछे दिया गया है इसको भी आप इतना टेंशन मत लीजिए, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये जो है ये थोड़ा सा इनके उच्चारण स्थानों का दिया हुआ है, कि जैसे व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ल का उच्चारण स्थान है वर्तस्य। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में, लेकिन अभी तक आपको बस इतना समझना है कि अल्प प्राण महाप्राण होता क्या है, कौन कौन से व्यंजन उसके अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार अघोष और सघोष होता क्या है, और कौन कौन से व्यंजन उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहां तक मैं मानती हूं आपको अच्छे से अब तक क्लियर हो चुका होगा। तो फिर एक बार इसे रिवाइज करने के लिए मैं फिर बता देती हूँ।
ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, झंकृत होना मतलब जिसमें कंपन होता है आपके अंदर तक, वो आपकी घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिनमें स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, यानी कि जिससे अंदर आपके ज्यादा अंदर, जैसे मैंने कहा था ना ज्यादा अंदर से बोलते हैं हम, और तो जिसमें ज्यादा अंदर से नहीं बोलते ऐसे उन्हें हम अघोष कहते हैं। तो क ख यानी कि जो पहले 2 कॉलम है वो सारे आपके अघोष, और जो आखिरी के 3 हैं वो आपके सारे सघोष। चलिए, अब वो जो 2 टॉपिक हैं वो तो आपके क्लियर हो चुके अच्छे से। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, उच्चारण स्थान। जितने भी आपके वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे वो आपके व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन, सभी का उच्चारण स्थान क्या है। अब क्या है कि आप ये मत समझिएगा कि ये टॉपिक हम ऐसे ही कर रहे हैं, इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और आप चिंता मत कीजिए, जो हमारा अगला लेक्चर है वो सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है, तो उसमें हम आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे जो इस टॉपिक पर बेस्ड हैं। तो पहले तो ना इनका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे करेंगे कि जो क है उसका उच्चारण स्थान है कंठे, तो कंठे मतलब क्या, तो पहले आपको ये जो चीजें हैं ये अच्छे से समझनी है, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ ली, फिर आपके पास कोई भी वर्ण आपसे पूछा जाए अपने आप ऑटोमेटिकली ही बता देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं हम कंठ्य से। कंठ्य मतलब गला, कंठ सीधे गले से जैसे हम बोलते हैं। तो क वर्ग, वैसे तो याद रखिए जो क वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग का एक उच्चारण स्थान फिक्स ही है, काफी हद तक मैं कह रही हूँ, काफी हद तक। जैसे कि है क वर्ग, क से क वर्ग, क से कंठ है, ये आप याद रखिए। तो क ख ग घ, ये जो 4 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ्य। कंठ्य मतलब कंठ, सीधा गले से, जैसे हम कहते हैं ना नीलकंठ, नीले गले वाले शिव जी। उसी प्रकार है तालव्य। तालव्य को तालु भी कहते हैं, यानी मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। अब आप ना ये जो त से तालव्य, त से त वर्ग, त थ द ध कहने के लिए ये है, लेकिन वो जो है ये मैंने इसलिए बोला कि इसके साथ आप ये मत कंफ्यूज करिएगा। तालव्य बेसिकली च वर्ग वाला है, जैसे कंठ जो है वो क वर्ग का उच्चारण स्थान है, लेकिन जो तालव्य है वो च वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब जब आप बोलेंगे ना च छ ज ज झ, तो आप देखेंगे कि जो ये मुंह का भीतरी भाग है इसमें पीछे की ओर आपकी जो जीभ है वो टच कर रही है, च छ ज झ, पीछे की ओर। तो इसलिए जो च वर्ग होता है आपका च छ ज झ, तो ये आपकी तालव्य ध्वनि होती हैं। और ध्यान रखिए इसमें जीभ अधिकतर सीधी रहती है, ज्यादा नहीं मुड़ती। लेकिन जब हम अगले उच्चारण स्थान की ओर जाते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धा, तो वो होता है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। अब छत मतलब जो ऊपर वाला भाग है आपका, मुंह के अंदर ऊपर वाला भाग। तो पिछला जो पीछे की तरफ था, अगला मतलब जो आगे की तरफ है। अब मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है जिसमें ना जीभ आपकी टेढ़ी हो जाए। अब ये है आपका ट वर्ग। ट से याद रखिए, जैसे ट जो है वो ऐसे इस तरह गोल है ना, उसी प्रकार आपकी जीभ भी गोल हो जाती है। जैसे कि ट, आपने देखा कि जब आपने ट बोला आपने जीभ को मोड़ लिया, तो ट ठ ड ढ, तो ट ठ ड ड, इसे जब आप बोलेंगे आपने देखा आपने जीभ को मोड़ लिया, तो मुड़ गई है जीभ, इसलिए ये मूर्धन्य ध्वनि है। तो ये आपका एक याद करने का तरीका है, लेकिन मेन बात ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, तो फिर आपके सामने कोई भी वर्ण या व्यंजन आ जाए आप इजीली जज कर पाएंगे। फिर आता है दंत्य। अब दंत्य मतलब दांत, आपके दांत, तो ऊपरी दांतों के निकट से। अब त थ द ध, आपने देखा जब आपने ये जो त वर्ग, ये जो त वर्ग है आपने जब बोला, इसमें आपके जो ऊपर वाले दांत थे सब इंक्लूड हुए, जैसे कि त थ द ध, चारों जब आपने वर्ण बोले उसमें ऊपर के दांतों का मुख्य भाग था। तो इसलिए क वर्ग में कंठे, च वर्ग में तालव्य, ट वर्ग में आपका, ट वर्ग में मूर्धन्य, और त वर्ग में दंत्य ध्वनियां। तो आई गेस ये काफी हद तक क्लियर है कि यहां तक इनका मतलब क्या है। अब आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब क्या होता है, होंठ। तो ऐसे वर्ण जो कि दोनों होंठों से बोले जाते हैं, तो जैसे कि है प वर्ग, आगे ना 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प फ ब भ म, याद रखिए फ नहीं होता,
फ होता है। उच्चारण स्थान याद रखिए, जो इसका सही उच्चारण है वो है फ, फल, फूल, फूल, इस प्रकार से। क्योंकि जो फ है, फ जो हम कहते हैं फूल, ये बेसिकली आपका उर्दू फारसी मूल का शब्द है, हिंदी का नहीं। क्योंकि हिंदी में इसका उच्चारण स्थान फ होता है, तो इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका ओष्ठ्य होगा। तो प वर्ग जो भी है आपका प, फ, ब, भ, म, ये आपकी ओष्ठ्य ध्वनियां हुई। फिर आता है आपका वर्त्स्य। वर्त्स्य क्या होता है? दंत और मसूड़ा, यानी कि दांत मूल, कहें आप दांत प्लस मूल, या फिर इसे हम कहते हैं दंत मूल। दंत मूल, कभी कभी पेपर में आता है दंत मूल ध्वनियां कौन सी हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दंत मूल ध्वनियां वर्त्स्य ध्वनियों को कहते हैं, जिसमें आपके दांत और मसूड़े दोनों का प्रयोग होता है। अब कैसे? ये तीन है ध्वनियां आपकी, स, र और ल। इन्हें ना जरा आप एक बार बोल कर देखिए। स में आप देखेंगे कि आपके जो ऊपर वाले दोनों दांत हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और स जैसे जीभ है वो भी किस प्रकार से सीधी है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से ये जो चीजें ये बोली जा रही हैं, स, र, ल, तो जीभ आपकी बिल्कुल ही सीधी है। जैसे तालु में तो फिर भी थोड़ा सा, जैसे च, आपको ऐसा लगता है कि पीछे से आप थोड़ा सा टच कर रहे हैं ऊपर वाले पार्ट को, लेकिन स, र, ल, इसमें आप आगे वाले जो दांत है ना उनके पीछे टच कर रहे हैं। आप एक बार अगर नोटिस करें कि जो आपके आगे वाले दांत है उनके पीछे थोड़ा सा टच कर रहे हैं, तो ये होता है आपका दंतमूल ध्वनियां या फिर वर्त्स्य ध्वनियां। तो इसका अर्थ आएगा, सब आपको समझ में आ गया होगा। अगला है दंतोष्ठ्य। अब दंतोष्ठ्य दो चीजों से मिलकर बना है, दांत और होंठ, यानी कि ऊपर के दांत और नीचे का होंठ। अब ये किस में इस्तेमाल होता है? ये याद रखिए, ये जो ओंठ लिखा हुआ है ये भी गलत नहीं है, होंठ भी होता है और ओंठ भी। ओंठ क्योंकि ये इसका तत्सम रूप है होंठों का। होंठ जो है वो आपका तद्भव शब्द है, ओंठ जो है इसलिए ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं हम, ओष्ठ क्यों? क्योंकि जो ओठ है वो उसका तत्सम रूप है। तो ओंठ और होंठ दोनों सेम ही है। तो जैसे ये जो दंतोष्ठ ध्वनियां ये कौन सी है? व बोलते वक्त आप ऊपर के दांत और नीचे के होंठों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो व है ये आपकी दंतोष्ठ ध्वनि है, याद रखिए। उसी प्रकार जैसे जो है फ, अब ये फ है, फ नहीं, फ तो प वर्ग वाला था, लेकिन जो हमारी दूसरे भाषा से आया हुआ है फ, वो आपका दंतोष्ठ है। फिर आता है मूर्धन्य, ये हम पढ़ ही चुके हैं। स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय यानी कि कंठ के भीतर का भाग, अंदर से, जो मैंने कहा था अंदर से आता है, तो स्वर यंत्रीय में आपका आता है ह, याद रखिए ये चीज को। फिर आता है आपका लास्ट उत्क्षिप्त। वैसे तो हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उच्चारण स्थान कैसे? तो उच्चारण स्थान उत्क्षिप्त इस प्रकार से है कि जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आए। अब याद होगा आपको, मूर्धन्य में भी हमने कहा था जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, उसमें ऐसा नहीं लगता कि जीभ एकदम से लुढ़क गई, उसमें जीभ मुड़ती जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एकदम से झटके से नीचे आए। लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से थे? उत्क्षिप्त व्यंजन एक तो था ड़ और एक था आपका ढ़, ये इस प्रकार से, ये दोनों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन थे। अब आप बोल के देखिए, जब आप कहते हैं डमरू, तो ड में आपको जरूरी नहीं कि होंठ एकदम से नीचे लाने, लेकिन जब कहते हैं कपड़ा, ड़ के लिए आप झटके से जीभ को नीचे लाते हैं। तो जो झटके से जो नीचे लाते हैं ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, तो इसलिए ये आपके ये दोनों हैं। तो आई होप ये जितने भी जो उच्चारण स्थान है इनका मतलब क्या होता है वो अभी तक आपको पता चल चुका होगा। तो अब ये छोटा सा चार्ट है आपके सामने, इस चार्ट में सारे के सारे उच्चारण स्थान है, सभी वर्णों के, जो चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे अयोगवाह हो। जैसे कि सबसे पहले ऐसा करते हैं हम ना, स्वरों से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है अ आ। अब अ आ में मुंह का कोई पार्ट टच नहीं हुआ, ये अंदर से आया गले से, तो डेफिनेटली आपकी कंठे ध्वनियां हैं। फिर ई ई में आपकी जो जीभ थी वो सीधी थी, जिस प्रकार से च छ में था, तो इसलिए ये आपकी तालव्य ध्वनियां हैं, ई। फिर आपका री जो है रू, मैंने कहा था ना कि इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो सही उच्चारण है वो रू करके है, रू। इसलिए हम हिंदी में आजकल इसका गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो रू करके है, रू।
तो आपको अपनी जीभ थोड़ी सी मोड़नी ही पड़ेगी। तो इसका जो सही उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। फिर इस री को छोड़ दीजिए क्योंकि ये संस्कृत में इंक्लूड हो जाता है, हिंदी में नहीं प्रयुक्त होता। तो हमारे अभी तक 5 स्वर हो चुके हैं। अब आता है ऊ ऊ। अब ऊ ऊ के लिए आपको अपने दोनों होठों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो ये आपकी ओष्ठ ध्वनियां हुई। फिर अंग और ये जितने भी पंचमाक्षर हैं ण ञ, ये सारे आपके नासिक्य ध्वनियां हैं। याद रखिए नासिक्य ध्वनियां मतलब जिनमें गले और नाक दोनों का इस्तेमाल हो। तो आपका ये जो है अंग ण ञ ण और न, ये सारी आपकी नासिक्य ध्वनियां हैं। और म में भी म, वैसे तो हमने प फ भ म में ओष्ठ होता है, लेकिन ये नासिक्य ध्वनि भी है, यानी म जो है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी, दोनों ही है म के उच्चारण स्थान। क्योंकि देखिए हमने दोनों में लिखा हुआ है, म यहाँ पे भी है और म यहाँ पे भी है, इस चीज का खासा ध्यान रखना है आपको। फिर आता है कंठ तालु यानी कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल हो, जैसे कि ए अब इसमें गले से तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन आप तालु जो है इस प्रकार से जीभ को सीधी रख के ऊपर जो पार्ट है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कंठोष्ठ, तो ओ औ, तो इसमें आप होंठों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कंठ का भी, तो इसलिए कंठोष्ठ ध्वनियां होती हैं ये। फिर अब आपके जितने स्वर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अ आ ई री उ री ए ओ औ। और अंग जो है मैंने आपको बताया नासिका में है, और विसर्ग जैसे है ना अह जो है वो भी सीधे गले से आएगा, तो जो विसर्ग है वो आपका कंठ ध्वनि है, याद रखिए इस चीज को। अब आते हैं हम व्यंजनों पर। व्यंजनों में जो मैंने आपको बताए थे 5 वर्ग, क वर्ग जो है, क वर्ग के पहले 4 ये, इसे भूल जाइए क्योंकि ये तो नासिक के ध्वनियों में आ गया, लेकिन ये यहाँ पे हमने इसलिए लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है पेपर में ना पूछ लिया जाता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान आप सीधे कंठे लिखेंगे। अब चाहे वो ण भी हो, ठीक है ना, तो फिर भी आपको इस तरह अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिख सकते हैं क ख ग घ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। फिर आता है च वर्ग, च छ ज झ, ये है तालव्य। ट वर्ग जिसमें जीभ मुड़ जाती है, ट ठ ड ढ ण, तो मूर्धन्य। फिर अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिए, य, चलिए ये बाद में करेंगे, पहले वर्गों के हिसाब से ही करते हैं। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, फिर आया त वर्ग, त थ द ध, ये आप देखेंगे ऊपर वाले दांत इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये आपकी सारी दंत ध्वनि है। त थ द ध, ऊपर वाले दांतों का अच्छे से आपने इस्तेमाल किया ना, क्योंकि अगर आप दांतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, तो एक बार त बोल के देखिए बिना दांतों के, ट ट, तो वो ट बन जाएगा, वो त नहीं रहेगा। खूबसूरती देखिए आपने, त में, इस त में अगर आपने दांतों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो त की जगह ट बन जाएगा, ट। खुद आप जीभ से इसका प्रयोग करके देखिए, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आपको मतलब खुशी भी होगी कि क्या लॉजिक है ये। तो इसलिए त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत है। फिर आता है आपका प वर्ग, प, क्योंकि ये दोनों होंठों से बोला जाता है, तो ये पूरा ओष्ठ ध्वनिया। फिर नासिक्य ध्वनिया मैं आपको बताई चुकी हूँ, जितने भी पंचमाक्षर हैं और आपका जो अंग अनुस्वार जो है। फिर कंठ तालु आपका ए, कंठोष्ठ ओ औ। फिर दंतोष्ठ, दांत और होंठ, मैंने को बताया ना व, ऊपर के दांत और नीचे का होंठ, तो दंतोष्ठ ध्वनि एक ही है व। फिर स्वर यंत्रीय, अलही जिह्वा, स्वर तंत्रीय जो अंदर से हो, ह अंदर से आपकी आ रही है आवाज, लेकिन जो विसर्ग है वो कंठ है, क्योंकि अह बोलते हैं हम, तो गले का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा। जैसे अंतः, तो उसमें गले का इस्तेमाल हमें करना ही है, सीधे अंदर से नहीं आएगा। उसी प्रकार आता है अब य र ल व, अंतस्थ ध्वनिया। य बोलते समय आपकी जो जीभ है वो सीधी रहती है, इसलिए ये तालव्य में आएगा, लेकिन र बोलते वक्त आपको अपनी जीभ मोड़नी पड़ेगी। र जो है वो आप सीधे नहीं बोलते, आप अपनी जीभ को थोड़ा सा मोड़ते ही हैं, तो इसलिए ये र जो है ये आपका मूर्धन्य में आएगा। फिर ल जो है इसमें आपको अपने दांतों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और आपको याद होगा मैंने पीछे क्या बताया था आपको, स र और ल, स र ल सरल, उस तरीके से आप याद रख लीजिए, सरल, स र और ल, ये आपकी वर्त्स्य ध्वनियां हैं। वर्त्स्य ध्वनियां क्यों, क्योंकि इसमें आप दांत के पीछे का पार्ट थोड़ा सा टच करते हैं,
तो ल जो है ये आपकी दंत ध्वनि है, र मूर्धन्य, फिर जो स है, स भी आपकी दंत ध्वनि है, ये स, क्योंकि ल और स बिना दांतों के आप बोल ही नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। फिर अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, श और श देखिए, श शलगम वाला और श षटकोण वाला। अधिकतर विद्यार्थियों को ये होता है कि इन दोनों में एक्चुअली अंतर क्या है, श शलगम और श क्षत्रिय। तो अंतर ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो श शलगम वाला है ये एक तरह से तालव्य ध्वनि है, अर्थात जैसे हम बोलते हैं शलगम तो हम अधिकतर अपनी जीभ सीधी रखते हैं। शलगम, शरारती, शादी, जीभ हमने अधिकतर अपनी सीधी रखी। लेकिन जब ये ना षटकोण श, तो ये जो श है इसमें अपनी जीभ को ना मोड़ लेते हैं, मतलब दोनों तरफ से मोड़ लिया। जैसे मोमोज में आप मोड़ देते हैं ना, मोमोज खाते वक्त, उसी प्रकार मोमोज खाते वक्त मैदा को जिस तरह से मोड़ा जाता है, उसी प्रकार से षटकोण बोलते वक्त आप अपनी जीभ को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं दोनों तरफ से, तब जाके इसका सही उच्चारण होता है। और यही अंतर है श शलगम वाले में और श षटकोण वाले में। एक बार मैं दोनों वर्ण बोलती हूँ, दोनों का उच्चारण समझिए। श और श, श जो है ये वाला है, श जो है वो ये वाला है। तो इन दोनों का जब आप उच्चारण सही से करेंगे तभी आप इनके बीच का अंतर समझ पाएंगे। तो आई होप कि आज हमने जितना भी पढ़ा वो आपने अच्छे से सुना, समझा। और मैं फिर कहूंगी, हमारा अगला जो लेक्चर है ये देखिए, वो होगा हमारा अभ्यास प्रश्नों वाला। लेकिन अभ्यास प्रश्न में हम डेफिनेटली आपको प्रश्नों के साथ उत्तर तो बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस क्वेश्चन देखें और आंसर भी हमारा ही सुने। क्वेश्चन सुनिए, पॉज कीजिए, फिर अपना आंसर सोचिए पहले, क्योंकि डेफिनेटली रिकॉर्डेड वीडियो है तो हम आपके पास वहां पे नहीं होंगे देखने के लिए कि हाँ आप कितनी जल्दी आंसर दे रहे हैं, बिना देखे आंसर दे रहे हैं। लेकिन ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आपको खुद पे निगरानी रखनी है कि आप चीटिंग ना करें, आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम, और उससे भी अधिक हम अभ्यास प्रश्न जो है वो करेंगे, जिससे कि हमें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके, वर्ण व्यंजनों वाला। तो चिंता मत कीजिए, अच्छे से आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे कि आप कितने पानी में हैं वर्ण व्यंजनों को लेकर हिंदी के। तब तक के लिए हमारा इंतजार कीजिए, और अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट आपके सामने है। जिन्होंने नोट नहीं की वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम आशा करते हैं आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। और शनिवार को जो आपके पास मॉक टेस्ट पेपर आने वाला है, अभ्यास सत्र आने वाला है, उसके लिए तैयार रहने के लिए भी मैं आपको कह दूं, जिससे कि बहुत मजा आएगा। आपको पता चलेगा कि आपको वर्णों की कितने अच्छे से जानकारी है, हिंदी के वर्णों की जो आपकी मातृभाषा है। उसके लिए तैयार रहिए और हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।